बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 25 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसे अपनी बुक के ऊपर नोट कर लीजिए। ये अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर सवाल आया होता है। सवाल क्या है? व्हाट इज़ इकोसिस्टम एंड प्रोवाइड अ नोट ऑन इट्स कंपोनेंट्स। तो बेटे सबसे पहले हम देखेंगे आज इकोसिस्टम क्या है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी आप इसके बारे में बड़े डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। इकोसिस्टम पार्ट ऑफ वर्ल्ड है और जो कि इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है। छोटी सी बात यहाँ पे मैं आपको करता चलूँ कि ये इन्वायरमेंट का बेसिकली पार्ट है और सिस्टम क्या है कि जिसमें डिफरेंट चीज़ें मिलकर कोई रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। जैसा कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो मिलकर एक स्टेबल जो है वो फंक्शन बना रहे हैं, एक कम्युनिटी के फॉर्म में, एक इकोसिस्टम के फॉर्म में बना रहे हैं। तो ये क्या है? एक इकोसिस्टम है। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किए थे कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। आज हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो कॉल्ड एज फिजिकल कंपोनेंट्स, जिनमें आपके पास नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जैसा कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, लाइट है, फायर है। ये सारे के सारे नाम जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं बेटे, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब है इंक्लूड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन अ एनवायरनमेंट विच आर मेक इंट्रैक्शन विद द लिविंग कंपोनेंट्स। अच्छा, इन इकोलॉजिकल टर्म्स के अंदर ये चीज़ें कैसे डिस्क्राइब होती हैं? जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं, इकोलॉजी में ये जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से डिस्क्राइब होते हैं। एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है? लफ्ज़ जो एटमॉ है इसका मतलब होता है एयर। अब जैसा कि आपने यहाँ पर एक फैक्टर पढ़ा जिसका नाम क्या है? एयर। अब एयर को डिस्क्राइब करने के लिए इकोलॉजी जो टर्मिनोलॉजी बेटे यूज़ करेगी वो कौन सी होगी? एटमॉस्फेयर। और स्फीयर का मतलब होता है प्लेस, यानी कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर, इस इकोसिस्टम के ऊपर वो वाली जगह जहाँ पर एयर मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद बेटे आ जाते हैं हम अपने दूसरे कंपोनेंट की तरफ, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। अब हाइड्रो का मतलब आप बड़े अच्छी तरह जानते हैं, जिसका मतलब क्या है? वाटर। और स्फीयर का क्या मतलब है? प्लेस। अब इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर इकोसिस्टम में जहाँ पर भी वाटर मौजूद है उस जगह का क्या नाम है बेटे? उसका नाम क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। उसके बाद हमारे पास तीसरा कंपोनेंट आ जाता है इसका, लिथोस्फीयर। अब लिथो का मतलब है सॉइल। चूँकि सॉइल जो है यहाँ पर इसका कंपोनेंट भी है, तो जहाँ पर भी प्लैनेट अर्थ के ऊपर सॉइल सरफेस मौजूद है, सॉइल मौजूद है, उस सॉइल को क्या कहते हैं? लिथो के नाम से जाना जाता है। और स्फीयर का मतलब है प्लेस। सो दैट्स वाई द प्लेस वेयर इज़ द सॉइल इज़ प्रेजेंट इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये प्यारे बच्चों सारी की सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ अपने लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखनी है और इनको MCQs के तौर पर भी आपने याद कर लेना है। अब तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे वो है बायोटिक कंपोनेंट्स। प्यारे बच्चों, बायोटिक का लफ्ज़ आप देखते ही पहचान जाते हैं। जहाँ पर भी वर्ड बायो आ जाता है इसका मतलब होता है अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसका दूसरा नाम आपने कल पढ़ा था कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी हैं। इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? इसमें प्यारे बच्चों आपके पास बैक्टीरिया मौजूद हैं, ऑल द प्रोकैरियोट्स। उसमें आपके पास प्रोटिस्ट्स हैं, फंजाई है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। दीज ऑल आर यूकैरियोट्स। यू कैन से दैट दीज ऑल आर यूकैरियोट्स एंड दीज आर प्रोकैरियोट्स। ओके, हो गया। उसके बाद इकोलॉजिकल टर्म्स के अंदर जिस तरह प्यारे बच्चों आपने एबायोटिक कंपोनेंट्स की इकोलॉजिकल टर्म्स पढ़ी हैं, इसी तरह बायोटिक कंपोनेंट्स या
बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के भी आपके पास कुछ इकोलॉजिकल टर्म्स हैं और उस इकोलॉजिकल टर्म का बेटे नाम है बायोस्फीयर। यानी कि अब यहाँ पर अगर आप देखें बायोलॉजी का क्या, बायो का क्या मतलब होगा, बायो का मतलब होगा लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और स्फीयर का क्या मतलब होगा, स्फीयर का वही जगह मतलब प्लेस। यानी कि इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर वो वाली प्लेस जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको आप क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। अब तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने इसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बेटे लिखनी है वो क्या है कि आपने पढ़े हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, आपने पढ़े हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। इन एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन क्या है एक इकोसिस्टम के अंदर, ये अब आपने बताना है। वो इंटरेक्शंस ये मैंने लिखे हैं। अच्छा, इंटरेक्शन का बेसिकली मकसद क्या है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, कि हम जो ये इंटरेक्शंस पढ़ेंगे इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। बेटे सिग्निफिकेंस ये है फीडिंग, यानी कि फूड लेना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने, और सर्कुलेशन ऑफ केमिकल्स, के केमिकल्स की सर्कुलेशन होगी। जैसे आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हुआ है, कार्बन साइकिल पढ़ा हुआ है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर और नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स के अंदर जो केमिकल की सर्कुलेशन चल रही है, साइकिल चल रहे हैं, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह, इनकी जो है वो साइकिलिंग। और इस सारे का मकसद क्या है बेटा, एनर्जी फ्लो। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनर्जी का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना, ये एनर्जी फ्लो, ये सिग्निफिकेंस है और यही ताल्लुकदारी की बुनियाद है। बेस क्या है इन इंट्रैक्शंस की, एनर्जी फ्लो, फीडिंग और सर्कुलेशन ऑफ केमिकल्स। उसके बाद बेटे अगर हम इंट्रैक्शंस देखें तो 3 तरह की हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो हैं जो सूरज की रोशनी को यूज़ करके, यूटिलाइज करके क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। इनमें जो एग्जांपल आ जाती है वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं। ठीक हो गया, सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं। और इसके साथ आपके पास क्या आ जाती है, एलजी आ जाती है, फोटोसिंथेटिक एलजी आ जाती है। कंज्यूमर्स की अगर बात करें तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं कि जिन्होंने इन प्रोड्यूसर्स को खाना होता है, ये क्या करते हैं, इन प्रोड्यूसर्स को खा जाते हैं। किसके लिए, फॉर एनर्जी फ्लो। इन्होंने एनर्जी यूटिलाइज की, सोलर एनर्जी की। अब ये जो कंज्यूमर्स हैं ये किसकी एनर्जी यूज़ करेंगे, प्रोड्यूसर्स की। इन कंज्यूमर्स में आपके पास बेटे आ जाएंगे को, शीप, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो इनको खाएंगे उसमें आपके पास आ जाएंगे डॉग, कैट। और टर्शरी कंज्यूमर्स जो आगे इन डॉग और कैट वगैरह को खा जाएंगे वो आ जाएंगे लायन एंड टाइगर। ठीक है, तो इस तरह से ये एक चेन बन जाएगी इनकी। उसके बाद जब ये को, शीप वगैरह प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और ये प्रोड्यूसर्स वगैरह डेड हो जाते हैं, तो डेड हो जाने के बाद आगे काम शुरू हो जाता है डीकम्पोजर्स का। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो डेड फॉर्म में होते हैं इनको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोजिशन का बेटा मकसद क्या होता है कि इनमें जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बेटे कन्वर्ट करना है इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, ताकि वो सॉइल में मिल जाए और सॉइल से फिर प्रोड्यूसर्स उनको यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकें, जिससे हमारी सर्कुलेशन ऑफ केमिकल्स हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। बेटे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।